नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने 2004 और 2005 जून 2005 ये सॉल्व कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2005 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य। तो इसमें आप देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देख सकते हैं, भारत ने, पतंजलि ने, राजशेखर या फिर भामा ने। तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इसका आंसर होगा भामा। भामा ने सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, नाभादास, गोस्वामी गोकुलनाथ। तो इसका आंसर होगा गोस्वामी गोकुलनाथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? 343, 434, 334 या फिर 445। तो इसका आंसर होगा ए, 343। अगला है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु या फिर वसंत ऋतु। तो इसका आंसर होगा सी, वर्षा ऋतु। अगला है, बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? जगनिक, नरपतिनाल या फिर चंदवरदाई या फिर श्रृंगारधर। तो इसका आंसर होगा नरपतिनाल। अगला है, इंदोई ए हिंदुस्तानी की रचना किसकी रचना है? किथ, गियर्सन या फिर गारसा द तासी या गिल क्राइस्ट। तो इसका आंसर होगा सी, गारसा द तासी। अगला देखते हैं, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु या तो फिर छोटा नागपुर। तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? सूरदास, कुंभनदास, नंददास या फिर रैदास। तो दोस्तों, यहाँ रैदास, इसका आंसर डी होगा, रैदास, जो अष्टछाप का कवि नहीं है। अगला है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? रहीम, रसखान, नूर मोहम्मद या शीत स्वामी। तो इसका आंसर होगा सी, नूर मोहम्मद। अगला देखते हैं, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर, मतीराम, घनानंद देव। तो इसका आंसर होगा ए, ये पद्माकर की काव्य पंक्ति है। अगला देखते हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जगदीश गुप्त। तो इसका आंसर होगा बी, मैथिली शरण गुप्त। अगला है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका आंसर होगा डी, बाल मुकुंद गुप्त, और इसका जो प्रकाशन है 1904 है। अगला है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है? अमृत और विष, झूठा सच, अपने अपने अजनबी, अंतराल। तो इसका आंसर होगा झूठा सच, इसका आंसर होगा बी, झूठा सच। इसका प्रकाशन 1959 में हुआ था। 2 भागों में प्रकाशित है ये, 1958 और 1960। अगला है, धातुसेन किस प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? राजश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी या फिर स्कंदगुप्त। तो धातुसेन प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं, और ये नाटक भारतेंदु द्वारा लिखित है। प्रसाद के नाटक है, और इसका प्रकाशन जो है 1928 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित। अगला है,
निम्नलिखित रचनाओं में कौन सा यात्रा वृत्तांत है? चीड़ों पर चांदनी, भूले बिसरे चित्र, अपनी खबर, पथ के साथी। तो इसमें से चीड़ों पर चांदनी ये निर्मल वर्मा द्वारा लिखित 1964 का यात्रा वृत्तांत है। अगला है, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? मृणाल पांडे, रविंद्र कालिया, प्रभाकर क्षत्रिय या फिर ज्ञान रंजन। तो इसका आंसर होगा बी, रविंद्र कालिया। अगला है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन देखें, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, एर्नाकुलम। तो इसका आंसर होगा चेन्नई, बी। अगला है, व्यंजना शक्ति का क्या कार्य क्या है? मूल अर्थ को व्यक्त करना, प्रयोजन को व्यक्त करना, या फिर मुख्यार्थ की व्याख्या करना, या फिर मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। तो इसका आंसर होगा डी, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। अगला है, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? देरिदा, लिविस, फुकुयामा या फिर ग्राम्सी। तो इसका आंसर होगा देरिदा। अगला है, काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? कालरीज, मैथ्यू अर्नाल्ड या फिर टी.एस. इलियट या फिर आई.ए. रिचर्ड। तो इसका आंसर होगा सी, टी.एस. इलियट। अगला है, स्थापना और तर्क वाला, भक्तिकालीन हिंदी कविता लोकमंगल की प्रति समर्पित है। तर्क है, लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन में है ए सही और आर गलत, ए और आर दोनों सही, या फिर ए गलत आर सही, या फिर ए और आर दोनों गलत। तो इसका आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सही हैं। अगला है, स्थापना, वियोगी होगा पहला कवि, आस से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तर्क में है, कविता की मूल प्रेरणा वेदना है। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए और आर दोनों गलत, या फिर ए आर दोनों सही। तो इसका आंसर होगा बी, ए गलत आर सही। अगला है, स्थापना, भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है। तर्क में है, सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हैं, सक्रिय थे। ऑप्शन में है ए और आर दोनों सही, ए सही आर गलत, आर सही ए गलत, या फिर ए और आर दोनों गलत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं। अगला है, हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। तर्क में है, हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। ऑप्शन में है ए आर दोनों गलत, ए गलत आर सही, ए आर दोनों सही, या फिर ए सही आर गलत। तो इसका आंसर होगा 24 का सी, ये दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही। अगला क्वेश्चन है, स्थापना, नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिका ही कर सकती है। तर्क में है, स्त्री संबंधित सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं। ऑप्शन में है ए सही आर गलत, ए और आर दोनों सही, ए गलत आर सही, ए और आर दोनों गलत। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ए गलत आर सही। अगला है, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? ब्राह्मण, बंगदूत या फिर हिंदी प्रदीप या फिर हंस। तो इसका ऑप्शन होगा सी, बंगदूत। यह राजा राम मोहन द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, इसका प्रकाशन है 1829। हिंदी प्रदीप, यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है और इसका समय है 1870। अगला है ब्राह्मण, यह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है जिसका समय है 1883। ये हंस पत्रिका, यह प्रेमचंद द्वारा 1930 में संपादित पत्रिका है। इसका आंसर होगा सी, बंगदूत, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, हंस। अगला है, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है?
तो इसका आंसर होगा सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल या परीक्षा गुरु। तो यहाँ आंसर होगा डी, परीक्षा गुरु। इसका प्रकाशन है 1882, कंकाल 1929, शेखर एक जीवनी 1941, सूरज का सातवां घोड़ा 1952। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा डी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, गारसा दत्तासी या फिर शिव शिव सेंगर। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा, गारसा दत्तासी, शिव शिव सेंगर, मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा डी। अगला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? आषाढ़ एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे या फिर पैरों तले जमीन। तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा, आषाढ़ एक दिन। इसका प्रकाशन वर्ष है 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 और पैरों तले जमीन यह अधूरा है। इसका सन मुझे मालूम नहीं, अगर आपको जानकारी हो तो जरूर बताइए। अगला है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? पूस की रात, पत्नी, बुद्धू का कांटा या फिर परिंदे। तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा ऑप्शन जो होगा बी सही होगा, बुद्धू का कांटा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1914। पूस की रात 1930, उसके बाद है पत्नी, उसके बाद है परिंदे 1960। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? अपनी खबर, अतीत, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं या अर्धकथा। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, अपनी खबर। इसका समय काल है 19, जो प्रकाशन वर्ष है 1960। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो है इसका समय है 1969। अर्धकथा 1988, आज का अतीत 2003। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? साकेत, कमायनी, लोकायतन या फिर प्रिय प्रवास। तो इसका आंसर होगा बी, प्रिय प्रवास का जो समय है 1914, साकेत का है 1931 और कमायनी का है 1936 और लोकायतन का है 1964। इस प्रकार हमारा बी सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या होगा? अलंकारिकता, इतिवृत्तात्मकता, क्षणवाद या शोषण का विरोध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलंकारिकता, इतिवृत्तात्मकता, शोषण का विरोध और क्षणवाद। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला है, आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है? धर्मवीर भारती, शिवदान सिंह चौहान, नंदुलाल वाजपेयी या फिर नामवर सिंह। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, नंदुलाल वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, उसके बाद धर्मवीर भारती, उसके बाद नामवर सिंह। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? इसमें कौन सा अनुक्रम संगत होगा? यह सब जो ऑप्शन में दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा नाटकों का है। तो इनमें से कौन कौन से पात्र हैं देखते हैं। इसमें का ऑप्शन सही होगा हमारा स्कंदगुप्त, धातुसेन और प्रसादान। ये हमारा ऑप्शन, ये अनुक्रम हमारा संगत है। इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, कौन सा युग्म संगत है? तो इसमें से हमारा जो संगत है वैराग्य संदीपनी, क्योंकि यह तुलसी द्वारा लिखा हुआ है इसलिए संगत है। बाकी ये सहित लहरी, ये लोकायतन, ये सब संगत नहीं है। अगला है, इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमिलित कीजिए। इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमिलित कीजिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, ताकि ऑप्शन में हमारे है उत्पत्तिवाद, अनुमति, अभिव्यक्ति या भक्तिवाद। तो हमारा जो ऑप्शन होगा
यहाँ पास मिलान कर लेते हैं। उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद जो है भट्टलोलट, तीसरा। अनुमतिवाद ये है संकूक का, जाएगा पांचवा। अभिव्यक्तिवाद ये है अभिनवगुप्त। अभुक्तिवाद ये है भट्टनायक। पहले का तीसरा, दूसरे का पांचवा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन होगा सी, आंसर होगा सी। अगला देखते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इन रचनाओं को उनके रचयिता के साथ सुमिलित कीजिए। खुमान रासो किसकी है दोस्तों? तो खुमान रासो है दलपति विजय। किसकी रचना है? दलपति विजय। परमाल रासो किसकी है दोस्तों? तो ये है जगनिक। विशलदेव रासो नरपति नाल। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही होगा। पहले का तीसरा, दूसरे का पांचवा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं। सुमिलित कीजिए। ये जो रचना है किसकी है? तो राजश्री ये है जयशंकर प्रसाद। याम गाथा ये है दूधनाथ सिंह, पांचवा। राम की लड़ाई ये है लक्ष्मी नारायण। और सच कहूँ तो ये है प्रभाकर क्षेत्रीय। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही होगा। पहले का तीसरा, उसके बाद दूसरे का पांचवा, दूसरे का तीसरे का दूसरा और डी का पहला। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखते हैं। बसो मेरे नैनन में, यह पंक्ति जो है किसकी है इसको देखना होगा, मिलान करना होगा। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये जो पंक्ति है ये है मीराबाई, इसलिए इसका ऑप्शन होगा पांचवा। प्रजु मेरे अगवत, ये है सूरदास का, तीसरा। अवलव नसानी अब ना नसे, ये है तुलसीदास का, चौथा। उसके बाद है चौथे का दूसरा कबीरदास। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, इसमें स्वरों का मिलान करना है दोस्तों, ये कौन सा किसका स्वर वो है। तो आइए मिलान करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो है ये स्वर ध्वनिया कौन सी है? तो स्वर ध्वनिया हमारी जो है वो है आ अनार, आ अहम, ए ओ, ये आएगा ऑप्शन 4। उसके बाद है तालव्य ध्वनि कौन सा है? पांचवा वाला है चा छा झा, ये तालव है। अल्पप्राण ध्वनि कौन सा है? तो अल्पप्राण ध्वनि है तीसरे का तीसरा, ये अल्पप्राण ध्वनि है। और जो हमारा चौथा है ये घोष ध्वनिया, वो है दूसरा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखते हैं। सुमिलित कीजिए। इसमें क्रोचे, आईएस, रिचर्ड, कॉलरिज, इलियट, इस सब का मिलान करना होगा दोस्तों। तो आइए मिलान करते हैं। इसमें से हमारा जो क्रोचे का है वो है निर्वैक्तिक, पहले का अभिव्यंजनावाद ही आएगा। उसके बाद है हमारा क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। आइए रिचर्ड का जो है वो है संप्रेषण, चौथा। उसके बाद है हमारा कॉलरिज का कल्पना और इलियट का है निर्वैक्तिकता। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला जो देखते हैं हमारा जो है वो है संत हृदय नवनीत समाना रस, काहेरी नालनी तू कुम्हाली, अमी हलाहल मद भरे मेरी भवबाधा हरो। तो इसका जो मिलान होगा दोस्तों, इसका होगा संत हृदय नवनीत समान, तुलसीदास का है। उसके बाद दोस्तों काहरी नालनी तू कुम्हालनी, ये जो है कबीरदास का है। उसके बाद है अमी हलाहल रसभर, ये है रसलीन का। उसके बाद मेरी भवबाधा हरो, ये है बिहारी का।
इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, इसमें भाषाओं का क्षेत्र को देखना होगा। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखते हैं, ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है वो है अलीगढ़, ब्रजभाषा का क्षेत्र अलीगढ़। भोजपुरी का जो क्षेत्र है वो है छपरा, भोजपुरी छपरा में बोल जाता है। मैथिली का जो है वो है दरभंगा, और जो अवधी का है वो है सुल्तानापुर। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही होगा, इसका आंसर होगा बी। अगला है, निम्नलिखित इन आचार्यों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमिलित कीजिए। तो हमारा ऑप्शन में है चिंतामणि, मतीराम, केशव, भिखारी दास। तो हमारा जो पहला है चिंतामणि का जो है कविकुल कल्पद्रुम, ये आंसर होगा। और मतीराम का है ललित ललाम, इस प्रकार यहाँ जाएगा। केशव का है काव्य निर्णय, नासिक, इस प्रकार है। और भिखारी का है काव्य निर्णय। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह कविता का राग छंद से दृप्त होता है, यह कथन भ्रामक है, यह कथन गलत है, यह कथन सही है, यह कथन अस्पष्ट है। तो इसका आंसर होगा सी, यह कथन सही है, कविता का राग छंद से दृप्त होता है। अगला है, कविता में छंदों का अस्वाभाविक बंधन होता है, उचित है उसका निषेध करना चाहिए, अनुचित है उससे बचना चाहिए। तो इसका आंसर होगा अनुचित। कविता में छंदों का अस्वाभाविक बंधन है, अनुचित है। अगला है, राग और कल्पना में क्या संबंध है? परस्पर अभिन्न है, परस्पर पूरक है, परस्पर विपरीत है, या फिर परस्पर समानार्थी है। तो इसका आंसर होगा बी, परस्पर पूरक है। अगला है, छंद में इंगित से कविता का राग बाधित होता है, कुंठित होता है, स्पष्ट होता है, या अनंत की ओर अग्रसर होता है। तो छंद के इंगित से कविता का जो राग है वह है स्पष्ट होता है, ऑप्शन सी होगा। अगला देखते हैं, भाषा का संगीत किसका उपकारक है? कल्पना का, भावों के संगीत का, या फिर छंद का, या सूक्ष्म दृष्टि का। तो ऑप्शन सी होगा, छंद का। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा दिसंबर 2005 का पेपर हमने सॉल्व कर लिए है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके से वीडियो और भी आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।